हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। और जो भी इकोनॉमिक पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है 20 लाख करोड़ रुपए का, उसके हम अब एनालिसिस पे चलेंगे। इसके ऊपर वीडियो की सीरीज आती रहेगी और हम बारी बारी से हर इकोनॉमिक पैकेज की चीज़ों को डीकोड करेंगे। और ये 3 पॉइंट एनालिसिस के नाम से इसको पब्लिश किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक, पॉलिटी और हिस्ट्री कि आपको क्लासेस देंगे पर मंथ। इसकी जो फीस है प्लेटिनम पैकेज की वो 299 रुपीज़ है यूपीएससी के लिए। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से ज्वाइन करें। उसके पहले अब हम लोग ये बात करते हैं 3 पॉइंट एनालिसिस, जिसमें हम सबसे पहला पॉइंट बात करने वाले हैं कि जो भारत सरकार है उसका जो मेज़र है एमएसएमई, एम्प्लॉय और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेके क्या है। आपको भी पता है कि जो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज है वो एक देश की जान है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। और कोविड की वजह से अब आपको ही पता है कि इस सेक्टर में बहुत सारा प्रॉब्लम आने वाला है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अपने फाइनेंशियल पैकेज में ये बोला कि 3 लाख करोड़ रुपए का इनको कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन दिया जाएगा, जिसका टेन्योर 4 साल होगा, 100% गारंटी होगी, प्रिंसिपल 12 महीने तक नहीं देना होगा, 45 लाख यूनिट को इसका फ़ायदा मिलेगा। और जो भी एक्टिविटी जो इस समय रुकी हुई है वो रिज्यूम हो सकती है और जॉब भी जनरेट होगी। अब यहाँ पे टेक्निकल बात ये करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कोलेटरल फ्री। कोलेटरल फ्री का मतलब ये होता है कि आप जब भी लोन लेते हैं तो उसमें आप किसी न किसी चीज़ को प्लेस करते हैं, गिरवी रखते हैं, तभी आपको लोन मिलता है। लेकिन कोविड की वजह से देखते हुए गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप कोई भी एमएसएमई में 3 लाख करोड़ रुपए तक के जो भी लोन दिए जाएंगे वो कोलेटरल फ्री होंगे, मतलब आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं गिरवी रखनी पड़ेगी। साथ में साथ जितने मैंने पॉइंट बताए उसको आपको याद रखना है। इसके साथ गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है, 20,000 करोड़ रुपए वो इन्फ्यूज़ करेगी ऐसे एमएसएमई को जो स्ट्रेस्ड एमएसएमई है। स्ट्रेस्ड एमएसएमई का मतलब क्या है कि ऐसे एमएसएमई जो ऑलरेडी इक्विटी प्रॉब्लम को झेल रही थी, तो उनके लिए 20,000 करोड़ रुपए का क्या बोलते हैं अलग से लिक्विडिटी इन्फ्यूजन गवर्नमेंट करने वाली है। इससे 2 लाख एमएसएमई इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा होगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एमएसएमई के डेफिनीशन को भी चेंज किया है। तो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट कि व्हाट इज़ द डेफिनीशन, न्यू डेफिनीशन ऑफ माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस। जैसे जो भी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज होती है, ठीक है, इसकी डेफिनीशन जो होती है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिसाइड की जाती है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि रिवाइज़ किया, उसमें बोला कि 1 करोड़, जो पहले 1 करोड़ था, ठीक है ना, मतलब जो पहले 25 लाख था उसको उसने बढ़ा के अब कितना कर दिया है, अप टू 1 करोड़। और ये भी बोला है कि कोई भी एमएसएमई जो 5 करोड़ तक का टर्नओवर रखती है उसको अब माइक्रो ट्रीट किया जाएगा, जो कि पहले नहीं होता था। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग डेफिनीशन ऑफ एमएसएमई की बात करेंगे। यहाँ तो हम केवल पैकेज के एनालिसिस को बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर कितनी चीज़ें दी गई हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि ईपीएफ के बारे में बात करते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में। आपको ही पता है प्रोविडेंट फंड का क्या मतलब होता है। सैलरी में से जो पार्ट आपके काटा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोविडेंट फंड। इसलिए जब आप रिटायर होते हैं तो वो पैसा आपको एक मुश्त मिल जाता है, ताकि आप अपने बुढ़ापे की ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो ईपीएफ के लिए गवर्नमेंट ने हर सेक्टर में रिलीफ दिया है। 2500 करोड़ रुपए का लिक्विडिटी सपोर्ट दे रही है गवर्नमेंट। और जब भी हम गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 12% कॉन्ट्रीब्यूशन टू बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयड टिल अगस्त 2020, मतलब 2020 तक एम्प्लॉयर की तरफ से 12% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा और एम्प्लॉई की तरफ से भी 12% का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। इससे 3.6 लाख इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा होगा और 72 लाख एम्प्लॉय विल बेनिफिटेड एंड दोज हु आर नॉट कवर्ड। और ऐसे बंदे जो ईपीएफ के अंडर कवर्ड नहीं होते हैं, जो स्टैचुरी पीएफ में आते हैं, ठीक है ना, मतलब स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड में आते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने 12% से घटा के 10% कर दिया है। और साथ ही साथ जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वहाँ पर भी अपने कंट्रीब्यूशन, मतलब एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को घटा के 12% से 10% कर दिया है नेक्स्ट 3 महीने के लिए। ऐसा जानबूझ के कर रही है, क्योंकि अब मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आपकी जो मान लीजिए कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आपका पीएफ कटता है।
अब इस पीएफ में 12% कॉन्ट्रीब्यूशन आपको करना है, मतलब गवर्नमेंट को करना है, और 12% कॉन्ट्रीब्यूशन आपको करना है, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ये कहते कि अब 10% हम करेंगे, 10% हम करेंगे, तो अब आपका 2% बचा ना, तो 2% जो आपके पास कैश आएगा, जो सैलरी का पैसा बचेगा, वो आप कहीं ना कहीं मार्केट में डिमांड को जनरेट करोगे ना, नहीं तो आपको 2% ये नहीं बचता था, इसलिए ये घटा रही है, ठीक है, ताकि भाई लोगों के पास कुछ सैलरी का कुछ पोर्शन जो कट जाता है वो ज़्यादा उनके पास पैसा रहे, क्योंकि जब उनके पास लिक्विडिटी होगी तो उससे वो डिमांड को जनरेट कर सकते हैं। इसलिए हर जगह पीएफ में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और आपको ही पता है पीएफ का पैसा तुरंत तो मिलता नहीं है, जब आप रिटायर होते तभी मिलता है, ठीक है। अब साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम फॉर एनबीएफसी, Housing Finance Corporation Micro Finance Institution, government has launched 30,000 crore special liquidity scheme. There the government will buy investment grade debt paper of NBFC, HFC and MFI। कि मतलब जो भी एनबीएफसी है, जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं और जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, उनको गवर्नमेंट अपने तरफ से 30,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम दे रही है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि गवर्नमेंट जो होगी, मतलब गवर्नमेंट विल बाई इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेट पेपर। अब इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेट पेपर का क्या मतलब होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेट पेपर का सबसे बड़ा एग्जांपल है कॉमर्शियल पेपर। जैसे ये जो कॉमर्शियल पेपर होते हैं, इसको बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े कंपनियां और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये इशू करते हैं और इसकी मिनिमम मैच्योरिटी 7 दिन होती है और मैक्सिमम जो मैच्योरिटी होती है वो 1 साल होती है। ये मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, कि बैंक, बड़े बड़े कॉरपोरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉमर्शियल पेपर्स को इशू करते हैं। इसकी मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड जो होती है वो 7 दिन होती है और मैक्सिमम 1 साल होती है। मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है। अब जैसे मान लो कि ए करके कोई बैंक है, उसने जो है 10,000 करोड़ का या 10,000 रुपये का, हम सीधे सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं, 10,000 रुपये का एक सीपी इशू किया। अब आप इस सीपी को खरीदेंगे, ठीक है ना, कोई भी बंदा इस सीपी को परचेज करेगा, तो अब परचेज करेगा तो ये 10,000 करोड़ रुपया, तो 10,000 करोड़ का सीपी जो है इस बंदे के पास आ जाएगा। अब इस बंदे को इसको क्या देना पड़ेगा, 10,000 करोड़ रुपये देना पड़ेगा। तो इसके पास जो 10,000 करोड़ रुपये आएगा, इससे ये क्या करता है कि अपने शॉर्ट टर्म जो भी खर्चे होते हैं अपने बैंक के, अपने कॉरपोरेशन के, अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, उसको एडजस्ट करता है। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये सारे जो डेट पेपर्स होंगे उसको हम ही खरीदेंगे, मतलब गवर्नमेंट खरीदेगी और इनको पैसा देगी एनबीएफसीज को। फिर ये क्या करेंगे, एनबीएफसी उस पैसे को मार्केट में उतार देंगे। जब मार्केट में उतार देंगे तो उस पैसे से मार्केट में डिमांड क्या होगा, जनरेट होगा। मतलब ये जो भी कॉमर्शियल पेपर्स होता है, इसको ये इंस्टीट्यूशन इसलिए इशू करते हैं ताकि उनके पास पैसा आए। उस पैसे से वो क्या करते हैं, उसको मार्केट में उतार के डिमांड को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो वही बात होगी कि अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको खरीदेंगे और आपको 30,000 करोड़ रुपए का हम स्पेशल लिक्विडिटी पैकेज देंगे, ताकि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रुक सी गई है उसको क्या किया जा सके, स्टार्ट किया जा सके। अब इसी के साथ अगर हम सेकंड मेजर्स की बात करते हैं, तो सेकंड मेजर्स क्या है, वो डिस्कॉम मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए और रियल एस्टेट सेक्टर्स की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फिगर गलत हो गया है, ये 90,000 करोड़ है, ठीक है ना, 90,000 करोड़ कि गवर्नमेंट, पहले ही आपको पता है कि कोविड के वजह से इस समय कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल रही है। जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो पावर कंपनी नहीं चलेगी, जब पावर कंपनी नहीं चलेगी तो इससे पावर कंपनियों को अप टू 80% रेवेन्यू का लॉस हुआ है। और इस बार केवल अप्रैल महीने में 1.25 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी का ही कंजम्पशन हुआ है, ठीक है ना। तो भाई जब इंडस्ट्री चलेगी नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई कंजम्पशन तो होगा नहीं, और उससे क्या होगा कि जो डिस्कॉम कंपनियां हैं उनके पास रेवेन्यू नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा तो वो घाटे में जाएंगी, ठीक है ना। तो उनको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने वन टाइम इमरजेंसी लिक्विडिटी इन्फ्यूजन की बात की है, और वो 90,000 करोड़ का है, ठीक है ना। चाहे वो पावर फाइनेंस कंपनीज हो, चाहे वो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन हो, जो है इन लोगों को इसका बेनिफिट दिया जाएगा 90,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करते हैं,
तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट एजेंसी कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट देती है, उनको बोला है कि भाई बिना किसी कॉस्ट के 3 से 6 महीने आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड करते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट भाई कॉन्ट्रैक्ट देती है तो उससे पैसा लेती है ना कॉन्ट्रैक्टर से। अब वो बोल रही है कि 3 से 6 महीने तक का आपको एक्सटेंशन विदाउट एनी कॉस्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट का अपना काम करिए। थर्ड मेजर अबाउट टैक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी बात करते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने टैक्स रेट टीडीएस को रिड्यूस कर दिया 25%। टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, कि अगर मान लो कि कोई रेंट है, ब्रोकरेज है, इंटरेस्ट है, कोई सप्लाई है, तो किसी पर भी जो टीडीएस लगता है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका जो भाड़ा है वो 10 लाख रुपए है। अब इस 10 लाख रुपए पे आप जो है 30% टीडीएस कटता है, ठीक है ना। अब इस 30% को जो ओनर है वो क्या करता है, इनकम टैक्स में जाके जमा कराता है, ठीक है ना। तो उसका अमाउंट अब गवर्नमेंट ने घटा दिया है ताकि भाई उसके पास भी पैसा आए, ठीक है ना। जो रेंट दे रहा है उसको भी कम टीडीएस देना पड़े, और जो टीडीएस को जमा कर रहा है उसको भी कम टीडीएस जमा करना पड़े, तो दोनों के पास पैसा रहेगा। जब दोनों के पास पैसा रहेगा तो क्या कर सकते हैं हम, मार्केट में डिमांड को जनरेट कर सकते हैं। अल्टीमेटली ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है कि जो डिमांड फॉल हुआ है कोविड की वजह से, उसको अप करना है। उसको अप करने के लिए ये रेट्स को घटाया जा रहा है। इससे क्या होगा, 50,000 करोड़ रुपए जो है लोगों के पास आएंगे, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। जो भी हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं जिसकी लास्ट डेट जुलाई थी, उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 30 नवंबर तक कर दिया। फिर ऐसा क्यों किया क्योंकि जो भी, अगर हम बात करते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में लोगों के पास जो भी पैसा आए, कुछ पैसा आए, उससे ही मार्केट में डिमांड को क्या करें, जनरेट करें। तो इस तरीके से ओवरऑल अभी मैंने ये 3 पॉइंट एनालिसिस किया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा 3 पॉइंट एनालिसिस का, उसमें भी हम अभी इकोनॉमिक पैकेज के ऊपर ही बात करेंगे। अप्रोक्सीमेटली इसके 6-7 वीडियो आएंगे, तभी इकोनॉमिक पैकेज ये क्या होगा, पूरा का पूरा कंप्लीट होगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, विवेक गुरुजी। बाय बाय। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट मैक्सिमम।